हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। दोस्तों मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं मैं आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। दोस्तों गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग गॉस प्रमेय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक अनुप्रयोग आपका 100% एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। गॉस की प्रमेय के 3-4 अनुप्रयोग हैं दोस्तों, मैं सारे ही करा दूंगा आपको। उनमें से एक अनुप्रयोग 101% आता ही आता है बोर्ड में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लेते हैं पार्ट नंबर आज का 2। दोस्तों पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 आप जरूर देख लें ताकि आपको यहाँ से अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम करते हैं आज का वीडियो शुरू। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, और सबसे पहला इसमें अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक तार है सीधा, ठीक है, और इस पर हमने +Q आवेश को दिया। तो दोस्तों +Q आवेश इसके ऊपर पहले तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक समान रूप से इसके तार के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें यहाँ से आप 3 चीज़ों को पहले समझेंगे। एक तो होता है रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहले आपको ये जरूर समझना होगा रेखीय आवेश घनत्व क्या है। फिर दोस्तों हम समझेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी हेल्प से ही हम समझेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हो। और फिर है आपका आयतन आवेश घनत्व। दोस्तों 3 प्रकार के आवेश घनत्व हमको पढ़ने हैं यहाँ पर, और इन्हीं की वजह से ही हम निकालेंगे, इनकी हेल्प से ही। ठीक है, गॉस की प्रमेय के सारे अनुप्रयोग। देखिए दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व क्या है। देखिए जब कोई आवेश एक समान रूप से किसी रेखा में फैल जाता है, रेखा मतलब कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी एक सीधा तार है उसको हमने आवेश दिया और उस पर एक सीधी यानी एक समान रूप से उस पर फैल जाएगा ये आवेश, तो कह सकते हैं कि एक रेखा सी में फैल गया, तो इसलिए इसको कह देते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और इसको परिभाषित कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है Q/L। सपोज इस तार की लंबाई क्या है दोस्तों, L है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा, Q/L। दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं, यदि L बराबर आपने क्या ले लिया दोस्तों यहाँ से, यदि L बराबर हमने लिया है 1 मीटर, या कह सकते हैं एकांक लंबाई, तो एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने L बराबर 1 मीटर ले लिया, अर्थात हमने तार की लंबाई क्या ले ली, एकांक लंबाई ले ली दोस्तों, तो आवेश की मात्रा ही आवेश घनत्व हो जाएगी। परिभाषा दोबारा सुन लीजिए, एकांक लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, यानी प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश है दोस्तों, उसकी मात्रा ही होगी आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही होगी आपके रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। इसी तरीके से पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फॉर्मूला में लिखा रहने दूंगा। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा होता है Q/A। अर्थात इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्या है, शीट है, कोई आयताकार हो या वर्गाकार शीट हो, या कह सकते हैं 2D कोई शेप हो, 2D यानी 2D शीट हो, शीट चादर, तो उस पर जब आप +Q आवेश देंगे दोस्तों, तो इस पूरे सतह पर यानी पूरे एरिया में ये एक समान रूप से फैल जाएगा आवेश, इस प्रकार से पूरी शीट के पृष्ठ पर फैल जाएगा एक समान रूप से। और दोस्तों अब हम यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या निकलेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व निकलेगा। यदि हम दोस्तों इसमें भी फिर क्या कर लें, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, या अर्थात कह सकते हैं क्षेत्रफल क्या ले लिया, एकांक ले लिया है, तो किसी भी चादर, ठीक है, किसी चादर पर जब हमने आवेश दिया गया है चादर को, तो उस पर एक समान रूप से फैल जाएगा, तो उसके प्रति एकांक आयतन में जितना आवेश उपस्थित होगा दोस्तों, यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्या हो गया, Q हो गया, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया तो मैंने, तो कह सकते हैं एकांक, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठ आवेश घनत्व
कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कह सकते हैं इसके एकांक एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, आवेश की उस मात्रा को ही कहेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं थर्ड हमारा है आयतन आवेश घनत्व, यानी कि यहाँ पर आयतन कैसे फैलेगा, आयतन में फैलेगा, अर्थात हमको यहाँ घन या फिर एक घनाभ की कल्पना करनी होगी। तो घन या घनाभ लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक घन ले लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है बराबर है, और जब हम इसको आवेश देंगे दोस्तों तो इस पर पूरी 6 की 6 साइड पर 6 साइड होगी दोस्तों, जैसे कि कमरा होता है, कमरे की 4 दीवारें, एक फ्लोर आपका और एक आपका रूफ छत हो जाएगी, तो इस तरीके से इस पर 6 सरफेस हो जाती है इस पर। तो दोस्तों इस पर आवेश आपने प्लस क्यू दिया था, इस पर पूरे पर 6 की 6 सतह पे एक समान रूप से आवेश फैल जाएगा दोस्तों। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं आयतन आवेश घनत्व को, और ये होता है दोस्तों Q/V। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि हम इसमें एक काम कर लें, V बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी कह सकते हैं एकांक आयतन ले लिया हमने, तो फिर दोस्तों रो बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अर्थात अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी घन या घनाभ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यानी कह सकते हैं इसके प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश उपस्थित है उसकी मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे, और इसे रो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये तीनों प्रकार के घनत्व समझ लिए हैं तो आइए समझते हैं अनंत लंबाई के अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा टॉपिक दोस्तों, ये एक तार है, इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो कि एक समान रूप से फैल जाएगा, अर्थात इस पर हम कह सकते हैं कि इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या रहेगा, रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/ क्या होगा दोस्तों, L रहेगा। तो क्योंकि हमने इसकी लंबाई क्या मान रखी है, L लंबाई मान रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हमें इससे स्मॉलर दूरी पर, तार से स्मॉलर दूरी पर हमने कोई एक बिंदु P लिया है दोस्तों। अब हमें इस P बिंदु पर ही क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था, गॉस की प्रमेय जहां बताई थी कि गॉस की प्रमेय सदैव और सदैव बंद पृष्ठ से, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए लगती है दोस्तों, अर्थात आवेश आपका किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले ये जो आवेश आपका कैसा है, ओपन चार्ज रखा हुआ है, खुला आवेश रखा हुआ है, इसको किसी आकृति से घिरा हुआ मान सकते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए मैंने R त्रिज्या का दोस्तों, मैंने R त्रिज्या का एक बेलनाकार, ठीक है, पृष्ठ खींच दिया है। R त्रिज्या का एक बेलनाकार दोस्तों, इसकी त्रिज्या क्या रखी है मैंने, R रखी है। ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉलर त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींच दिया है दोस्तों। और ये एक पृष्ठ जो खींचा गया है, ये कह सकते हैं कि ये कल्पना की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, कल्पना की गई दोस्तों। और देखिए ये जो होता है, इसी को हम इस जो पृष्ठ खींचा जाता है इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है, क्योंकि गॉस के अनुसार हमें ये पृष्ठ खींचना पड़ेगा, इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, इसीलिए इस पृष्ठ को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, और इस पूरे पृष्ठ से होकर कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, पहले हमको वो निकालना पड़ेगा, तीव्रता हमारी आराम से निकल जाएगी। तो पहले इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं कितना होगा। तो सोचिए दोस्तों, इस पूरे से कैसे निकल रहा होगा फ्लक्स, कितना निकल रहा होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, ये क्या बेलनाकार है, इसकी 3 सतह होगी दोस्तों। एक तो ये समतल पृष्ठ नीचे वाला, एक समतल पृष्ठ ऊपर वाला, और एक है ये गोल गोल, यानी कि आपका ये वक्र पृष्ठ पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा चारों ओर का वक्र पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, 3 पृष्ठ आ रहे हैं इस पर, कौन कौन से, एक ये वाला समतल पृष्ठ, एक नीचे वाला समतल, और एक ये है आपका वक्र पृष्ठ पूरा। ठीक है, इतना समझ आया। देखिए कुछ तो फ्लक्स आपका इस पृष्ठ से गुजर रहा होगा, वक्र पृष्ठ से, कुछ समतल पृष्ठ इस वाले से, कुछ इससे, इन सबके तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों को जोड़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, गॉसियन यानी विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। पूरे सरफेस से कितना गुजर रहा होगा, अर्थात इस पूरी बेलन से कितना गुजर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको इतना। अब देखिए हम इस किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते, उसको पहले छोटा सा खंड लेकर के निकालते हैं।
पहले इस पर हमने एक छोटा सा अल्पखंड डी ए लिया है दोस्तों। पहले इस डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक सतह कौन सी है आपकी, ये समतल पृष्ठ है, ये इस पर भी हमने एक छोटा सा अल्पखंड डी ए की कल्पना की है, और एक हमने इस पर भी, तीनों सतह पर हमने क्या कर लिए, छोटे छोटे खंड डी ए मान लिए हैं दोस्तों। क्योंकि हमें पहले इन दोनों समतल पृष्ठ और वक्रपृष्ठ के ऊपर जो हमने छोटे छोटे जो अल्पखंड लिए उनसे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, फिर आप इंटीग्रेशन करके पूरा फ्लक्स निकाल करके आप सबको क्या कर दें, एक साथ जोड़ देंगे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपके सामने निकल कर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे खंडों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले पृष्ठ की। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी दोस्तों, इधर रहेगी ई वेक्टर, और साथ ही साथ अगर हम इस पर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे डी ए वेक्टर, तो वो भी दोस्तों क्या रहेगा, हमारा इधर ही रहेगा डी ए वेक्टर। अर्थात यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 डिग्री आ गया। अर्थात ई वेक्टर और डी ए वेक्टर कैसे आ रहे हैं दोस्तों, एक ही दिशा में आ रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में आ रहे हैं। कह सकते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं, समांतर आ रहे हैं एक दूसरे के। तो इन दोनों के बीच बना कोण क्या होगा दोस्तों, थीटा बराबर 0 होगा। अब दोस्तों इस पर निकालते हैं हम, देखो विद्युत फ्लक्स का मान इधर आएगा ई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा कर ऊपर लिख देता हूँ, लैम्डा बराबर q/a। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इस पर अगर मैं इस पर लंब खींचूं, देखिए पृष्ठ कैसा आपका दोस्तों, ऐसा है, और इस पर इस पृष्ठ पर, यानी पृष्ठ कैसा है आपका, इस तरीके से कुछ, इसका पृष्ठ कुछ ऐसे है, और इस पर देखिए क्षेत्रफल सदिश कैसा खींचा जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे। तो पृष्ठ पर हमेशा पृष्ठ के लंबवत जाता है क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, और दोस्तों यहाँ पर जो एंगल बन गया वो क्या बन गया, 90 बन गया। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में यहाँ एंगल 90 हो गया, यहाँ 0 हो गया। और दोस्तों इस पर भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हम निकालेंगे तो डी ए वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा दोस्तों, और इनके बीच में फिर से क्या आ गया, एंगल 90 आ गया। तो दोस्तों अब देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पर जब हम निकालेंगे इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई वेक्टर डी ए कॉस 90। तो कॉस 90 क्या है पर 0, ठीक, कॉस 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0। इसका मतलब हो गया इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा इस खंड से, तो इस खंड से नहीं होगा तो अर्थात इस सरफेस से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जब दोस्तों हमने इस नीचे वाली समतल सतह को लिया है, तो इस पर भी क्या देख रहे हैं आप, क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर और ई ए वेक्टर के बीच में कितना आ गया, एंगल 90, यानी ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान दोस्तों 0 हो जाता है। तो इसीलिए इस छोटे से खंड से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा होगा, अर्थात इस पूरे समतल पथ से भी फ्लक्स गुजरने वाला क्या हो गया दोस्तों, 0 आ गया। तो कहने का मतलब यह हुआ, बेलन के दोनों पृष्ठों से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, लेकिन इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, 0 है। अर्थात ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच एंगल 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, अर्थात यहाँ पर 0 नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें, सोचिए अगर हम ये कहें कि पूरे पृष्ठ से कितना गुजर रहा होगा फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ को ना लेकर अब हम ये कह सकते हैं कि पूरा फ्लक्स कहां से गुजर रहा होगा, वक्रपृष्ठ से गुजर रहा होगा, क्योंकि इन दोनों समतल सतह से फ्लक्स का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इनसे फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना गुजरेगा फ्लक्स, जितना इस वक्रपृष्ठ से गुजर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो चलिए हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सूक्ष्म खंड डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। दोस्तों अब देखिए मैं खुद ही क्या कर रहा हूं, इसका मतलब है मैंने ये वक्रपृष्ठ वाला खंड लिया है, क्योंकि इनसे तो गुजर ही नहीं रहा ना कोई विद्युत फ्लक्स, तो इसलिए इन दोनों को मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। अब केवल मैं बात करूंगा वक्रपृष्ठ की, तो वक्रपृष्ठ के भी कौन सा छोटा सा खंड डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या लेते हैं दोस्तों, डी फाई ले लेते हैं, डी फाई। तो इसका मान होगा दोस्तों ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, या इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। और दोस्तों यहाँ पर डी फाई का मान क्या आ जाएगा, देखिए ई डी ए और कॉस थीटा कितना दोस्तों, इसके लिए वक्रपृष्ठ के लिए थीटा 0 आया है, तो हम लिख देंगे 0, और कॉस 0 की वैल्यू होगी दोस्तों 1, यानी कह सकते हैं कि डी फाई का जो मान आ गया वो ई इंटू डी ए आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं केवल इस छोटे से खंड की वजह से गुजरने वाला फ्लक्स निकल गया हमारा ई डी ए।
लेकिन हमको क्या करना, हमको तो पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए ना, जो कि कहां से गुजर रहा होगा, कुल विद्युत फ्लक्स इसके वक्र पृष्ठ से गुजर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, उसको मतलब कि संपूर्ण फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, डी फाई का इंटीग्रेशन के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं संपूर्ण कहां से गुजर रहा होगा, केवल वक्र पृष्ठ से। और वक्र पृष्ठ से कैसे निकलेगा, केवल छोटे से खंड से गुजरने वाला निकालो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, पूरे वक्र पृष्ठ से होकर निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो वही कर रहे हैं हम, डी फाई का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो आपको पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। और डी फाई का मान कितना है दोस्तों, ई डी ए। यहां से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को कर देंगे बाहर, ई को, इंटीग्रेशन डी ए आ गया दोस्तों। तो कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा टोटल, ई डी ए। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन डी ए क्या होगा दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, डी ए कौन सा है, छोटा सा क्षेत्रफल ये है, और इंटीग्रेशन कर दिया मतलब पूरा वक्र पृष्ठ आ गया, क्या आ गया, पूरा वक्र पृष्ठ। और दोस्तों वक्र पृष्ठ होता कितना है, इसको हम लिख देते हैं ई, और इंटीग्रेशन डी ए को कर देंगे हम 2 पाई आर एल। क्या होगा दोस्तों, 2 पाई आर एल, क्योंकि ये क्या है, पूरा वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, 2 पाई आर एल होगा। ठीक है, और एल क्या है, एल इसकी लंबाई होगी, बेलन की लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लिख सकते हैं, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। और दोस्तों हम कह सकते हैं, इसका रीजन भी हम दे देते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन डी ए है, ये क्या है, 2 पाई आर एल है। क्या है ये, बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेकिन गॉस की प्रमेय क्या कहती है, हम लिख देंगे यहाँ परंतु गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है ना, ठीक है, कहां कर देता हूं दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं दोस्तों। कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों, वो हमेशा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है दोस्तों। ये होती है गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो दोस्तों अब आप देखिए, ये भी हमारा कुल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, और ये भी कुल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, और दोनों क्या होंगे दोस्तों, अब ये फाई के मान है, और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों 1 और 2 से क्या होगा कि हम लिख सकते हैं E इंटू 2 पाई आर एल का मान हो जाएगा Q/ε0, और यहां से दोस्तों E का मान हो जाएगा 1/2 पाई ε0 ये वाला, और बच गया आपका ऊपर से Q और नीचे से बच गया RL। ठीक है दोस्तों, इस RL को हम कहाँ लेंगे, इधर। तो दोस्तों इस चीज में हम E की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो ठीक है, तो हमने कर दिया RL। परंतु दोस्तों हम क्या जानते हैं, परंतु हमने अभी आपको बता रखा है कि यहाँ से पृष्ठ आवेश घनत्व तो लैम्डा क्या होगा, Q/L। तो हम यहाँ से Q का मान निकाल देंगे, Q बराबर हो जाएगा दोस्तों लैम्डा L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो Q बराबर लैम्डा L हो गया। तो हमने इस Q की जगह क्या कर दिया, लैम्डा L रख देंगे। तो देखिए फिर क्या आएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा और। तो फिर कितना हो जाएगा दोस्तों, E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई ε0, और Q की जगह लैम्डा L/RL। दोस्तों L से L खत्म, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/2 पाई ε0 λ/R। दोस्तों इतना होगा विद्युत क्षेत्र का मान, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इतनी होगी। यदि हम दोस्तों इसमें एक काम और कर दें, यदि, या कह सकते हैं अथवा कर सकते हैं, अथवा इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई ε0 हो गया। तो 2 का इधर भी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 2 λ/R।
तो दोस्तों इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें 2 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर क्यों किया यहाँ पर, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हम 1/4πε0 की टोटल कंप्लीट वैल्यू जानते हैं, जो कि 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है दोस्तों। इसीलिए न्यूमेरिकल करते समय हम इसको 9 गुणा 10 की पावर 9 ले लेंगे और लैम्डा और आर की वैल्यू लगा करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और मैंने आसान करने के लिए इसमें 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे कर दिया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या दोस्तों हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर नहीं लिख सकते हैं तो बताइए क्यों नहीं लिख सकते, और जिनको समझ में आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन में बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, जिसको समझ में आया हो वो लाइक करें और लिख दें ओके समझ में आ गया। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों यही होता है इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और उस फ्लक्स से होकर देखिए ये पूरा फ्लक्स निकल गया, यानी कह सकते हैं इससे स्मॉल r दूर पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हम ये निकाल पाए हैं गॉस की प्रमेय से। तो दोस्तों गॉस की प्रमेय से हमने निकाल दिया, और यही क्या है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड की नज़र से दोस्तों। तो इसको ज़रूर आज ही तैयार कर लें, इसको आपके 2 नंबर 3 नंबर आपके 3 नंबर में आता है दोस्तों, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों लाइक करके जाना प्लीज़।